अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो हम इसको रहने देते हैं। हम सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद होंगे, ताकि ये वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए कि आप लोग इससे परेशान हो जाएं कि इतनी लंबी वीडियो बन गई है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, 10.2 शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज़ मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको एक स्क्वायर लूप नज़र आ रहा है और ये आपको एरोज जो नज़र आ रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है, और ये जो लूप है ये यहाँ से आगे चला गया है। ठीक है। कह रहा है द नॉर्मल टू द लूप इज़ ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा लूप है, लूप का जो नॉर्मल है वो ये है, यानी प्लेन से परपेंडिकुलर जो लाइन बाहर आती है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये नॉर्मल जो कि एरिया से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, प्लेन को इस तरह से रखा गया। इज़ एन EMF इंड्यूस इन द लूप, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अगर है तब भी रीज़न दे, अगर नहीं है तब भी रीज़न दे। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, EMF नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं इधर जितनी लाइनें इस जगह पर थीं, आगे प्लेन मूव किया तब भी लाइनों की तादाद उतनी ही है, यानी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। फ्लक्स चेंज होगा तो EMF होगा, फ्राडे लॉ ये कहता है। तो एज द नॉर्मल ऑफ लूप ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप। फ्लक्स का कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स का चेंज ज़ीरो आएगा। चेंज हमेशा तब ज़ीरो आता है जब वो क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज हमेशा ज़ीरो आंसर आएगा। तो फ्राडे लॉ क्या कहता है, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई का आंसर ज़ीरो रखा तो सारा ज़ीरो हो गया, EMF ज़ीरो। हमने कहा था EMF नहीं है तो हमने उसको प्रूफ भी कर दिया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डज द इंड्यूस EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। ये पॉइंट ज़रा आपने अच्छे से समझना है। फ्राडे लॉ क्या कहता है? फ्राडे लॉ कहता है जब आप फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फिर उसमें क्या पैदा होता है, EMF। क्या पैदा होता है? EMF प्रोड्यूस होता है। उसी EMF से सर्किट में क्या फ़्लो करता है, हमारा करंट फ़्लो करता है, I। अब ये जो करंट है ये वो डायरेक्शन पकड़ेगा लूप के अंदर, वो डायरेक्शन पकड़ेगा जिसमें ये अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और अपोज करना क्या है, फ़र्ज़ करें ये जो फ्लक्स था ये आप फ्लक्स को क्या कर रहे थे, इंक्रीज़ कर रहे थे। और अपोज करने का मतलब क्या होता है, अपोज करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फ्लक्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ की बजाय क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो ये एक सीक्वेंस है कि फ्लक्स का चेंज होगा, EMF आएगा, EMF करंट फ्लो कराएगा, करंट ने वो डायरेक्शन पकड़ी है जिसमें वो काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और हमारा जो काज था वो फ्लक्स को बढ़ा रहा था, तो काज हमारे अपोजिशन में क्या जाएगा, फ्लक्स उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ये था जब फ्लक्स इंक्रीज़ करेंगे। जब मैं फ्लक्स को डिक्रीज़ करूँगा तो इसका काज का ओपोजिशन क्या मिलेगी, काज को जो अपोज होगा वो हमारे फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। यानी हमने फ्लक्स कम करना चाहा, जो EMF आया, जो करंट आया, उसने आपके फ्लक्स को क्या करने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की। हम कम कर रहे हैं, वो बढ़ा रहा है। जब हम बढ़ा रहे थे तो वो कम कर रहा था। इसका सवाल अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, डज द इंड्यूस EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जो इंड्यूस EMF है वो हमेशा काम करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने का? नहीं, आपने देखा जब हम बढ़ाते हैं तो ये घटाता है, जब हम कम करते हैं तो ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी दोनों सिचुएशन में सेम आंसर नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ओपोजिशन बात होगी, ऑपोजिट बात होगी। बढ़ाएंगे तो घटाएगा, घटाएंगे तो बढ़ाएगा। पेपर में इसको कैसे लिखना है, कह रहा है नो अकॉर्डिंग टू लेंजेज ला इंड्यूस EMF ऑलवेज एक्ट टू अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। यानी इंड्यूस EMF हमेशा काज को क्या करेगा, चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। कह रहा है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं, इंड्यूस EMF उसको कम कर देता है।
व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इन अ सर्किट इंड्यूस ईएमएफ एक्ट टू इंक्रीज इट, इंड्यूस ईएमएफ उसको बढ़ा देता है, हेंस इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू मेनटेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। उसने हमेशा मेनटेन रखना है। मेनटेन का यहाँ पर मतलब क्या है कि वो बढ़ाएगा तो घटाएगा, और मेनटेन का ये भी मतलब है कि वो घटाएगा तो वो बढ़ा देगा। 4, 5 और 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कटिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 शॉर्ट क्वेश्चन पर बच्चों, वो भी कटिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 8 वाले शॉर्ट क्वेश्चन पर, 8 और 9 हम करेंगे। कह रहा है कैन अ सिंगल मूविंग प्रोटॉन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक सिंगल प्रोटॉन मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो चार्ज की मोशन है। अब चार्ज कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, ये अब आपके ऊपर है। कोई भी चार्ज मूव करेगा तो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी 110%, ये बात लिखी पड़ी है। कह रहा है यस अ सिंगल प्रोटॉन मूविंग प्रोटॉन कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक वायर है, अगर कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और उस वायर में चाहे इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर कर लें चाहे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिमिलरली अ मूविंग प्रोटॉन एक्ट लाइक अ टीनी करंट, एक छोटा करंट बनेगा विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स पाथ। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो ये आपका क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है एक तो डिस्टेंस से, वायर के या चार्ज से जितनी दूर जाएंगे वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। दूसरा ये उसके क्या हो गए, स्पीड के डायरेक्ट होगा, जितना चार्ज ज़्यादा स्पीड अप होगा उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों है अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नेसेसरी इफ़ देर इज़ टू बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी है मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने के लिए, या किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कॉइल है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्योंकि लाइनें क्रॉस कर रही हैं। अब दूसरा सवाल है येट जस्ट बिकॉज देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट मीन डैट मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द कोयल। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन सम टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता। पहले सवाल में कहा मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हो भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता। तो दूसरी सिचुएशन में कुछ इस तरह की बात है कि ये अगर हमारी कोयल है तो इसके पैरेलल क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, तो इसका जो नॉर्मल होता है वेक्टर एरिया होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। पहले में नॉर्मल इस तरफ है, एरिया इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों में पैरेलल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है बट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है क्योंकि कोज 90 इसको ज़ीरो कर देता है क्योंकि फार्मूले में कोज आता है। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड इज़ नेसेसरी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू द कोयल बट द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन। यहाँ पर समझ लें मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स की बात हो रही है। इन शॉर्ट इस टॉपिक का मैं निचोड़ आपको बता देता हूँ कि इसमें मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स है, कि पहले में मैक्सिमम फ्लक्स, पहले में फ्लक्स होगा, फील्ड भी है, दूसरे में फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है तो वो मिनिमम फ्लक्स में चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला था 5 इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसको ओपन करेंगे बी ए कॉस थीटा व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल देन द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज़ 90 डिग्री देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ ज़ीरो। तो जब मैं कोज में 90 डिग्री लगाऊंगा कोज 90 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अ मैग्नेटिक फील्ड विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन इज़ नेसेसरी फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। कह रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन उसके हिसाब से नहीं है फ्लक्स के हिसाब से तो फिर आपका फ्लक्स यहाँ पर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चार्ज इज लाइंग स्टेशनरी बिटवीन द ऑपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट इज आ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट वाई। कह रहा है एक चार्ज स्टेशनरी है मैग्नेट की फील्ड के अंदर, इन शॉर्ट बता देता हूँ, मैग्नेट की फील्ड के अंदर क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। याद रखिएगा आपने एक टॉपिक पढ़ा था
force on a moving charge in magnetic field, force on a moving charge in magnetic field, force on a moving charge in magnetic field। यहाँ पर किसका जिक्र है? मूविंग चार्ज का जिक्र है। और हमारे सवाल में किसका जिक्र है? स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज स्टेशनरी है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। अगर उसको चार्ज को मूव करवा के हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे तो फिर उस पर बड़ी फोर्स लगेगी। नो मैग्नेटिक फोर्स नॉट इज़ नॉट एक्सर्टेड ऑन द स्टेशनरी चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ओनली एक्ट, ओनली सिर्फ और सिर्फ अमल करेगी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड विच इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा और कॉज क्या बनेगी? फोर्स की बनेगी। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, दो फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो एक मूविंग चार्ज अपनी फील्ड पैदा कर रहा है, इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में भी रखा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स लगेगी। तो ये फार्मूला खुद बता देता है कि भाई मैंने किस पर लगना है, रेस्ट वाले चार्ज पर लगना है या मूविंग वाले चार्ज पे। तो इसमें आपको वेलोसिटी नज़र आ रहा होगा। तो वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट चेंज को क्या कहते हैं हम? कि बॉडी मोशन में है, और मोशन मतलब मूविंग की हालत में है। तो इसका मतलब ये फोर्स का फार्मूला तब लगेगा मैग्नेटिक फोर्स का जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। 10.2 कटिंग है, 3 भी कटिंग है, और 4 की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नो हैव एन इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम दो क्वांटिटीज़ को एट अ टाइम चेंज कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को और एक हम एरिया को। तो यस, ईएमएफ उसके अंदर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारा फ्लक्स का फार्मूला ही डिसाइड करेगा कि ईएमएफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ईएमएफ डिपेंड कर रहा है फ्लक्स के चेंज पे, और फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए। अब फ्लक्स का चेंज ज़ीरो आपने पीछे पढ़ा था, तब चेंज ज़ीरो आता है जब फ्लक्स क्या हो? हमारे पास कांस्टेंट हो। यानी इस फार्मूले में आपने फ्लक्स को क्या रखना है? कांस्टेंट। अब बी ए को आपने इस ऑर्डर में चेंज करना है कि उनका प्रोडक्ट चेंज ना हो। तो आपने अगर बी को मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो आपको उसी निस्बत से एरिया को घटाना पड़ेगा। लेट के अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर रहा हूँ तो मुझे एरिया को क्या करना होगा? आधा करना होगा काट के। वही आंसर आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ जी मैं मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर देता हूँ, तो फिर हमें एरिया को डबल करना पड़ेगा ताकि उसके प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। फ्लक्स को हमने किसी तरह से क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो हमने यहाँ पर आंसर क्या करना है कि बी ए को इस निस्बत से चेंज करें कि हमारा फाई कांस्टेंट रहे। फिर चेंज इन फाई ज़ीरो होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर ईएमएफ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? येस इट इज़ पॉसिबल। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। फाई को कांस्टेंट रखना है तो बी ए को इस तरह से चेंज करना होगा कि फाई कांस्टेंट रहे। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, वेक्टर एरिया आर चेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन सेम। चेंज कैसे होना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक को बढ़ाएं, दूसरे को घटा दें। पहली वाली को घटा दें, दूसरी वाली को बढ़ा दें, जैसे मर्ज़ी आप कर लें, प्रोडक्ट ना चेंज हो। तो प्रोडक्ट फाई क्या रहा हमारा? कांस्टेंट। चेंज इन फाई क्या हो जाता है? ज़ीरो। चेंज इन फाई जब हम फ्राडे ला के फार्मूले में ज़ीरो रखेंगे तो सारा ईएमएफ क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो हमने अपनी जस्टिफिकेशन भी दे दी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 10.5। कह रहा है डज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल रिजल्ट इन अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल? एक्सप्लेन। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई हो रही है, और वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में आपने जवाब बताना है। तो याद रखिएगा, मेरी एक बात याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को घुमाती है, सर्कुलर पाथ पे लाती है, और सर्कुलर पाथ पे लाने वाली फ़ोर्स कौन सी होती है? सेंटीमीटर फोर्स होती है। और याद रखिएगा सेंटीमीटर फोर्स में हमेशा ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इस हवाले से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर किसी और रेफरेंस से एक्सप्लेन किया गया, आइए देखते हैं।
कह रहा है नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, द मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये MCQs है, इसको आप ज़रा हाईलाइट कर लें। मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये चार्ज को सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। विच एक्ट परपेंडिकुलर, तो आप देख रहे हैं रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी, या हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी, इनमें एंगल क्या होगा 90 डिग्री, डेट्स वाई ये परपेंडिकुलर है to the velocity of moving particle, hence it's no work on the charge particle according to work energy principle। चेंज इन काइनेटिक बराबर होता है W के, और W बराबर होता है FD कोस थीटा के। थीटा यहाँ पर क्या लग गया परपेंडिकुलर के, इसमें 90, कोस 90 ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने कहा था नहीं होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके डायग्राम से बता दिया। डायग्राम लाजमी बनानी है आपने। कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू द स्पेस विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट हैपन टू द प्रोटॉन। एक प्रोटॉन दोनों फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो कह रहा है कि प्रोटॉन के साथ क्या होगा। तो पहली तो बात, मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करेगी। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा बच्चों तब अमल करती है जब वो परपेंडिकुलर केस में हो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले में साइन आता है और साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के ऊपर। किस पर होता है मैक्सिमम, 90 डिग्री पर। तो मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करेगी। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन इज ज़ीरो बिकॉज इट इज़ मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर होगा तो लगेगी फोर्स, अलोंग द हो, ऑपोजिट द हो, कभी भी फोर्स नहीं लगेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा ज़ीरो या 180 कोई भी लगा दें, पैरेलल या एंटी पैरेलल केस में। तो जैसे ही आप ज़ीरो लगाएंगे, 180 लगाएंगे, सारा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मैग्नेटिक फोर्स कोई अमल नहीं करेगी चार्ज पर, हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करेगी। When proton move opposite to the electric field, velocity of the charge particle decrease करेगी until it comes to rest. After that its velocity reverse and increase in the direction of electric field। पहले ये जाते हुए ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हुए डिक्रीज़ क्यों करता है वेलोसिटी, ये मैं ज़रा आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझा दूँ। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और हम अपोजिट जा रहे हैं, तो जब भी फील्ड के अपोजिट जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये यहाँ पर रुकेगा, रेस्ट की हालत में आएगा। फिर चूंकि रिपल्शन होगी यहाँ से और इस तरफ से अट्रैक्शन होगी, ये वापस जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। जब फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर या कंडक्टर में करंट गुजरेगा। ये तो आपका पहला टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वुड यू एक्सपेक्ट द रिवर्स इफेक्ट टू अकर। क्या इसका रिवर्स हो सकता है, जाहिर सी बात है हो सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन जाता है। That's is that is would a current be produced if a conductor move across the magnetic field। तो समझ ले ये मोटर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है। मोटर को करंट देते हैं तो वो घूमती है, जनरेटर में हम कॉइल को घुमाते हैं तो वो करंट देती है। तो यस, रिवर्स पॉसिबल है। When a current can be induced when a conductor moves across the magnetic field। When a conductor cuts the magnetic field line, मतलब फ्लक्स को चेंज करवा रहा है। Its charge carriers also move in the same velocity and experience a magnetic force। experience क्या करेगा, magnetic force। तो F इज इक्वल टू Q इंटू क्या होता है, V क्रॉस B। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द चार्ज कैरियर टू मूव। यही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को क्या करती है, मूव करवाती है। चार्ज के मूव करने से क्या बनता है, करंट, और वहाँ पर EMF या करंट प्रोड्यूस हो जाता है। लो जी, यही फोर्स चार्ज को कंडक्टर में मूव करवाएगी, विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब EMF पैदा करेगा, वोल्टेज पैदा करेगा। द मूविंग रोड एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ EMF। एक कंडक्टर एक सेल की तरह काम करेगा और उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। विच कैन इंड्यूसेस अ करंट इफ़ द कंडक्टर इज़ पार्ट इन अ क्लोज लूप। याद रखिएगा, करंट हमेशा किसी भी सर्किट में तब फ्लो करेगा जब उसको क्लोज सर्कल या क्लोज लूप नज़र आएगा। अगर कहीं पर सर्किट ओपन हुआ तो उसमें से कोई फ्लो नहीं करेगा।
नेक्स्ट बच्चों को कह रहा है व्हाट विल यू डू इफ़ यू वांट टू सेव द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्टेरियोमैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मतलब ख़राब हो सकता है या अपनी रीडिंग वगैरह या कोई मतलब वेरिएशन उसमें आ सकती है डाटे के अंदर, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल का बॉक्स लेते हैं। मेटल का क्या लेते हैं, बॉक्स, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट करें मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो इस आयरन फ्रेम के अंदर जाएगी और आयरन फ्रेम खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को फ्रेम के अलोंग मूव करवाएगा, यहाँ से निकाल देगा या इस तरह से इसको मूव करवाएगा, लेकिन अंदर जाने से वो क्या कर देगा, बचा देगा, रोक देगा। तो ये आयरन फ्रेम ने हमें स्ट्रे दिया, बचा दिया किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट तक जाने के लिए। ये इसकी मेन वजह थी। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू प्रोटेक्ट अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्ट्रे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस इट इनसाइड अ केज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। प्रिवेंट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम रीचिंग द इंस्ट्रूमेंट, उसको इंस्ट्रूमेंट तक जाने से रोकता है। दिस मेड इज़ नाउन एज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बचाना होता है।